हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और ये जो हमारा वीडियो का जो पार्ट होगा, पहला पार्ट होगा। तो संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करेंगे, यानी हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा न्यू सिलेबस होगा। तो प्यारे बच्चों, आप अपने बुक से पढ़े, सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि बुक्स में सारी बातें लिखी गई है। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि संविधान में मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार। व्यक्ति अपना विकास तभी कर सकता है जब उसे संविधान के तहत मूल अधिकार दिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब इसे हमें ध्यान से सुनना है और समझना है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना विकास करने और आगे बढ़ने के लिए अनेकों अधिकार दिए जाते हैं या महत्वपूर्ण होते हैं, जिनका इस्तेमाल व्यक्ति अपने जीवन में सफलतापूर्वक हासिल करना चाहता है। इन आवश्यक अधिकारों को ही हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। व्यक्ति को जब तक मौलिक अधिकार नहीं दिया जाएगा तो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। तो संविधान ने कहा है कि हमने जनता को क्या दिया? मौलिक अधिकार दिया, ताकि व्यक्ति अपना विकास स्वयं कर सके। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों से क्या अभिप्राय है। राज्य या समाज द्वारा प्रदान किए गए वे अधिकार जो व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण हो, विकास के लिए जरूरी हो या महत्वपूर्ण माना जाता है। तो साथ ही साथ इनके साथ क्या दिया गया? संरक्षण की व्यवस्था की जाती है कि अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधा उच्च न्यायालय जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वैश्विक मानव अधिकारों की घोषणा की गई। इसलिए प्रत्येक 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार के रूप में मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप एक काम कीजिएगा, इसे आप अपने नोटबुक में भी लिखना शुरू कर देंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो आज के मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 थे। जो संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया था। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। हालांकि प्रारंभ में ही भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान था, परंतु 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकारों को खत्म कर दिया गया। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 31 में मिलती है, यानी इसको जो संपत्ति का जो अधिकार था इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। संविधान के 3 भाग में इन अधिकारों का वर्णन मिलता है, यानी 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि जो संपत्ति का जो अधिकार था वो किसने हटाया था? मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने संशोधन करवाकर क्या किया था? संपत्ति के अधिकारों को खत्म करवा दिया था, यानी एक कानूनी अधिकार बनवा दिया था। आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि समानता का अधिकार हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद कहाँ से? यानी 14 से 18 तक के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक पढ़ेंगे। शिक्षा संस्कृति का जो अधिकार है हम 29 से 30 तक पढ़ेंगे। संवैधानिक उपचार, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का अगर जब हनन होता है तो संवैधानिक उपचार भी होते हैं। तो अनुच्छेद 32 में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे। पहले हम समानता के बारे में पढ़ेंगे, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप बने रहें वीडियो के अंदर, मैं आपको धीरे धीरे बेसिक तरीके से समझाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किसे कहते हैं? किसी के समक्ष समानता, अर्थात यानी कानून के सामने सब कोई क्या है? समान है। यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है प्यारे बच्चों? तो ब्रिटेन से ली गई है। जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। तो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या पढ़ना है कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया, इसके बारे में पढ़ना है। तो पहला अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून की नजरों में सब बराबर है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, अमीर गरीब
न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो कानून सभी को एक नजर से देखता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? आपको ध्यान से सुनना होगा कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है। जाति, धर्म, लिंग, जन्म के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 15 ये कहता है कि इस अनुच्छेद में भेदभाव की क्या है? मनाही है, मनाही की गई है। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, आयु, निवास स्थान, संपत्ति के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन अगर देखा जाए अनुच्छेद 15 यानी 3 में के अंतर्गत राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है। और 16 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक निर्वाचन, सरकारी नौकरी की समानता, इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय के लिए उनको आरक्षण दी जाने की बात कही गई है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरी में सभी को अवसर पाने की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 16A में राज्य किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, वर्ण और निवास स्थान के आधार पर नौकरी प्रदान करने में भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन राज्य किसी प्रांत के निवासियों को छोटी नौकरियों में कानून बनाकर संरक्षण प्रदान करवा सकता है भाई। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि राज्य किसी प्रांत के निवासियों को एक छोटी नौकरी दिलाने के लिए कानून बनाकर क्या देगा? संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया? 16 के 4 में राज्य किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों को विशेष संरक्षण प्रदान कर सकता है। यानी पिछड़े जो वर्ग होते हैं वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, तो उनको भी नौकरी मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 16 में कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 17 क्या कहता है। अस्पृश्यता, यानी हम बात करें कि अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी, इसका अंत होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 17, इस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता यानी छुआछूत की मनाही की गई है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो भारतीय संसद में अस्पृश्यता निषेध अधिनियम 1955 में बनाकर इसे दंडनीय अपराध में शामिल कर दिया गया है। अगर आज हम वर्तमान समय में जी रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ अनटचबिलिटी करता है तो उसके साथ अगर देखा जाए तो अधिनियम जो एक्ट है 1955 में जो कानून बना है उसके तहत उसको सजा मिलेगी। आज हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कोविड, यानी देखा जाए तो टच में आने से ये बीमारियां फैल रही है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 18 क्या कहता है। 18 में उपाधियों का अंत, यानी हम बात करते हैं कि महाराजा, नाइटहुड, जैसे हम अपने नाम के आगे अगर देखा जाए तो महाराजा, नाइटहुड की अगर उपाधि लगाते हैं तो इसका अंत कर दिया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो एजुकेशन हो या रैंक, जैसे हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर महेश सिंह, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेना, यानी पीएचडी कर लेना। या तो हम बात करते हैं कि जब सेनाओं में भर्ती की जाती है तो बड़े लेवल पर अगर देखा जाए तो सेना ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, तो कहीं ना कहीं सोल्जर को भी ये उपाधि मिलता है, यानी रैंक मिलता है। और हम बात करते हैं कि उपाधियों के अंत में अगर देखा जाए तो राय बहादुर जैसे विदेशी उपाधि हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अगर देखा जाए तो दो चीज हम ग्रहण कर सकते हैं, एक एजुकेशनल पर्पज से, दूसरा सोल्जर में जो रैंक आता है। एजुकेशनल पर्पज से अगर देखा जाए तो डॉक्टर लगा सकते हैं, अगर रैंक में अगर देखो हम बात करें सोल्जर में, तो इसमें हम बात कर रहे हैं सेना ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह जैसे उपाधि हम लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 18, इस अनुच्छेद के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है। राज्य शिक्षा, कला और सैनिक क्षेत्र के अलावा, इसके अलावा उपाधि प्रदान नहीं कराएगा। यानी आप शिक्षा में ले सकते हैं, कला में ले सकते हैं, सैनिक में ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको उपाधि नहीं दी जाएगी। हालांकि वर्तमान समय में समाज सेवाओं को जोड़ा गया है और उपाधि ग्रहण करने से पूर्व देश के नागरिक तथा विदेशी व्यक्तियों को राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर उस व्यक्ति को उपाधि लेना है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार।
अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हम बात कर रहे हैं बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने, पुतला जलाने, आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन यानी पूछने का अधिकार, प्रेस करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बिना रोक टोक के चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार। अब ये मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटाकर अब इसे एक कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया है। व्यवसाय करने का अधिकार इसमें दिया गया है, यानी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो प्यारे बच्चे, जो मैंने अभी आपको टॉपिक बोले हैं ये सारे के सारे किसमें आते हैं? स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकारों की अनुच्छेद 1922 तक में इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 कहता है कि इसमें 6 तरह की स्वतंत्रता को बताया गया है। अनुच्छेद 19 यानी 14 के अनुसार अगर देखा जाए तो भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता, साथ ही साथ देखा जाए तो 12 अक्टूबर 2005 में आरटीआई सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार इसमें जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 19 यानी 18 के अनुसार बिना हथियार के शांतिपूर्वक बिना सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19A(C) के द्वारा संघ समुदाय बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। इस अनुच्छेद का अपवाद भी है कि सैन्य संगठन और पुलिस बल समुदाय नहीं बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करें अनुच्छेद 19(1)D के अनुसार भ्रमण करने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 19(1)E के अनुसार व्यापार करने का जो स्वतंत्रता दी जाती है, आजीविका चलाने या कमाने की स्वतंत्रता दी जाती है। अनुच्छेद 19(1)F के अनुसार आवास, स्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता। देखा जाए प्यारे बच्चों तो हम किसी भी राज्य में बस सकते हैं। उपयुक्त स्वतंत्रता, एकता, अखंडता और नैतिक को ध्यान में रखकर। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एकता, अखंडता, नैतिकता को बनाए रखना है। उसे अपने देश के विरुद्ध एकता, अखंडता तोड़ने का अधिकार नहीं है। अगर कोई इसके लिए खतरा होता है तो या अव्यवस्था पैदा होती है तो उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या बताया गया है कि सारी स्वतंत्रता तो हमें दे दिया है, लेकिन एकता, अखंडता, नैतिकता को ध्यान में रखकर वो कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अगर वो गलत कार्य करता है, इन तीनों के आधार पर देखा जाए तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। एकता, अखंडता, मोरल ड्यूटी देखा जाए तो पब्लिक सुरक्षा, इनके खिलाफ वो कोई कार्य नहीं कर सकता, ना ही वो बोल सकता है। तो ये थे हमारे स्वतंत्रता के अधिकार। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 के द्वारा अपराधों के दोष सिद्धिकरण के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। बहुत आसान है, बस आपको सुनना है भाई। देखो इसको क्या कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति कोई ना कोई अपराध कर देता है तो उसके ऊपर पूर्ण रूप से दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ है, तो वो बचाने की प्रक्रिया को, अपराधों को दोष सिद्धिकरण के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। यानी संरक्षण यानी बचाएगा कैसे उस व्यक्ति को, तो अपराध के समय का कानून देखा जाएगा और एक अपराध की सजा एक ही हो। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 20A के हिसाब से किसी व्यक्ति को तब तक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। देखो भाई, उस व्यक्ति को तो हमने पकड़ लिया, लेकिन वो अपराधी नहीं है, अभी तक हमने उसे दोषी नहीं ठहराया जब तक उसने कानून की अवहेलना ना की हो। तो ये था हमारा अनुच्छेद 20A के हिसाब से। अब हम पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 20(2) के अनुसार से किसी व्यक्ति के लिए एक अपराध के लिए एक ही बार उसको दंड दिया जाएगा, बार बार उसको दंड नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 20(3) के द्वारा किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसको विवश नहीं किया जा सकता। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी व्यक्ति का जीवन नहीं छीना जा सकता, उसको जान से नहीं मारा जा सकता। अगर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है। तो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 21 के अनुसार
86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। उनको ये अधिकार दिया गया कि भाई 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या मिलना चाहिए? शिक्षा मिलना चाहिए। देखा जाए तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु को सारी फैसिलिटी दी गई, मिड डे मील जैसी सुविधाएं दी गई, और 1 वर्ष से लेकर जो बच्चा जन्मा है 14 वर्ष तक को उसको सारी स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 1 अप्रैल 2010 से पूर्ण रूप से भारत में इसको लागू किया गया। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 22 के द्वारा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। इनमें निवारक निरोधक विधि भी शामिल है। अनुच्छेद 22A के द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसका कारण बताना होगा। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस वाले ने पकड़ा है तो उसका कारण उसको बताना पड़ेगा, और 24 घंटे के अंतराल में उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अनुच्छेद 22(2) के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वकील से परामर्श प्राप्त करने का उसको अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 22(3) के द्वारा क्या कहा जाता है कि 24 घंटे में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। वह अवकाश का समय शामिल नहीं है, इसमें जो छुट्टी का जो समय है वो शामिल नहीं है। अगर इस अवधि में मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा। ये सुविधा 2 तरीके से व्यक्तियों के लिए नहीं है। एक तो निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, और दूसरा शत्रु देश के नागरिकों को गिरफ्तार किए गए जो शत्रु व्यक्ति है ना उसको। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव का अवैध रूप से अगर देखा जाए तो क्रय विक्रय, व्यापार, दास प्रथा तथा बेगार प्रथा को पूर्णतः क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आप इसको इस तरीके से समझें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि अवैध क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है कि किसी भी बच्चे को आप खरीद नहीं सकते, ना ही ले सकती हो। व्यापार दास प्रथा को भी खत्म कर दिया गया है। व्यापार अगर इलीगल हो उस पर भी बैन लगा दिया गया है। तथा बेगारी प्रथा क्या होता है, ध्यान से आपको सुनना है कि किसी भी व्यक्ति से आप काम करवा लेते हो और उसको आप पैसा नहीं देते हो तो उसको बेगारी कहते हैं। तस्करी वगैरह नहीं कर सकते आप। बाल श्रम में अगर देखा जाए तो बच्चों को कहीं ना कहीं उन्हें भी उनसे जबरन काम करवाया जाता है, तो इसके ऊपर भी रोक लगाया गया। इसका अपवाद देख लेते हैं। इसका अपवाद राज्य किसी सार्वजनिक सुविधाएं के लिए अनिवार्य श्रम लागू कर सकता है। अनुच्छेद 19 के द्वारा बाल मजदूरी पर क्या लगा दी गई है? पाबंदी। तो जैसा कि हम बात करें कि जो 14 वर्ष से जो कम आयु के जो बच्चे होते हैं वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। माइन यानी खदान, डेंजर यानी खतरनाक कामों में वो काम नहीं कर सकते। तो इस पर प्रतिबंध लगाया गया, और 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, स्वास्थ्य दी जाती है, मिड डे मील जैसी सुविधाएं दी जाती है। तो आपको ये सारी चीजें लिख लेना और याद भी करते जाना है। अब हम बात करते हैं कि चौथा क्या कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक। 25 के अनुसार किसी भी धर्म को मानने और उसके प्रचार का अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? 26 के द्वारा माने गए धर्म के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। देखा जाए तो जो जैसे एक मंदिर है, आप ध्यान से सुनिए, उस मंदिर में जो दान पेटी होता है उस पर सरकार का कोई हक नहीं होता, क्योंकि उस पर देखा जाए तो मंदिर का ही हक होता है। और वो जो सारे कार्य करेंगे वो अनुष्ठानिक रूप से कार्य करेंगे। मंदिर का निर्माण करवा देंगे, मूर्तियां बनवा देंगे, लंगर जैसी प्रथाएं लगा देंगे। अनुच्छेद 26 के द्वारा माने गए धर्म के प्रबंधन के कार्य करने की स्वतंत्रता। प्रबंधन चल और अचल संपत्ति रखने का भी इनको अधिकार दिया गया। सरकार इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। अनुच्छेद 27 के अनुसार धार्मिक कार्यों के लिए धन पर यानी जो कर है टैक्स में छूट है। यानी धार्मिक कार्य का जो धन है वो, ध्यान से आप सुनो पहले, अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि धार्मिक कार्य का जो धन है वो बिल्कुल फ्री है, टैक्स फ्री है। वो किसी को टैक्स नहीं देगी, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगी। जो दान पेटी में जनता लोग पैसे डालते हैं
और वो पैसा डालने के बाद वो क्या कर सकते हैं, लंगर जैसी प्रथाएं स्टार्ट कर सकते हैं, मूर्तियां बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, अलग अलग कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 के अनुसार धार्मिक संस्थान खोलने और धार्मिक शिक्षा का भी अधिकार इसमें बताया गया है। तो प्यार बच्चों, अब हम बात करते हैं शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में हमें पढ़ना है। अनुच्छेद 29 के अनुसार राज्य के अंतर्गत रहने वाला प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित या संरक्षित करने का उसे अधिकार दिया गया है। हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर उससे वंचित नहीं किया जा सकता। संस्थान वो खोल सकते हैं। अनुच्छेद 30 के अनुसार भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षा हेतु सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थान खोलने का उनको अधिकार दिया जाता है। ऐसी संस्थाओं में प्रदेश से वो वंचित नहीं किया जा सकता, यानी राज्य से वंचित नहीं किया जा सकता। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सीधा कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास 5 प्रकार के रिट होते हैं, यानी याचिका या हम कह सकते हैं प्रमादेश जारी करता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, प्रमादेश, उत्प्रेक्षण, अधिकार प्रेक्षा। इन 5 को हमें बहुत अच्छे से समझना है प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। बस आप वीडियो को ध्यान से आप सुनते रहें, समझते रहें और नोटबुक को निकाल लें और साथ ही साथ आप लिखते जाएं और सुनते भी जाएं। संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 ये सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मौलिक अधिकारों की क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, सोल कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकार मौलिक अधिकारों की क्या करता है, रक्षा। अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो संवैधानिक उपचार यानी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उपचार करता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान कराता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की इसे आत्मा कहा था। मौलिक अधिकारों को उचित संरक्षण प्रदान करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी किए गए हैं। पहला क्या है प्यारे बच्चों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और यहाँ पे क्या बताया जाता है, अधिकार प्रेक्षा, क्यों वारंट कहा जाता है इसे। तो प्यारे बच्चों, हमें एक एक करके इसको पढ़ना और समझना है। इन रिटों को न्याय का क्या कहा जाता है, झरना कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान से सुनिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। इसको होवियस कर्पस कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने उसको पेश करना पड़ता है, आदेश देता है। यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति निर्दोष हो तो उसे तुरंत छोड़ने की बात करते हैं। कौन, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी ये 5 प्रकार का जो पहला रिट है ये हमने अभी पढ़ा। प्रमादेश, प्रमादेश इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया है वो परम आदेश कहलाता है। यानी हम बात कर रहे हैं इसके अंतर्गत न्यायालय किसी संस्था को अपने कर्तव्य का पालन ना करने का उसे आदेश देता है। यानी कोई भी संस्था सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है तो आम जनता भी आवाज उठा सकती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, परमादेश। यानी न्यायालय उसको आदेश देता है। प्रतिषेध, मना करने, यानी सर्वोच्च न्यायालय अगर देखा जाए तो अपने अधीनस्थ न्यायालय, उसके नीचे वाला जो होता है अधीनस्थ न्यायालय को सीमा से बाहर जाकर कार्य करने को मना कर देता है। उत्प्रेक्षण, इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई ठीक तरीके से नहीं कर रहा, सुनना ध्यान से प्यारे बच्चों, अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय है, निचली अदालत है, वो ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहा, ना ही सुनवाई कर रहा है, तो न्यायालय उस मुकदमे को अपने यहाँ पर सुनवाई कर सकता है। प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कि अधिकार प्रेक्षा के अनुसार, यानी हम बात कर रहे हैं किस अधिकार से, कि किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा जब कोई पद वैध या अवैध तरीके से प्राप्त किया जाए, या ध्यान से आपको सुनना है कि अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से अपने पद को प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है, तो उसके कारणों की समीक्षा की जाएगी।
जैसे कोई भी पोस्ट पर वो आ जाता है और वो गलत तरीके से बैठा है और सामने वाला जो व्यक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये था हमारा अधिकार परीक्षा के अनुसार। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक अधिकार हैं वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की क्या कहा जाता है? आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि अभी आपको मैंने जस्ट समझाया, ये सारी बातें आपको व्यक्त किया गया है। क्योंकि ये अधिकार दूसरे मौलिक अधिकारों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। देखो, हमें तो सारे मौलिक अधिकार मिल गए, यानी मूल अधिकार मिल गए, लेकिन उन मूल अधिकारों को बनाए रखने के लिए हमें क्या मिला? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कि हमारे मूल अधिकारों का कोई भी व्यक्ति, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो हनन नहीं कर सकता। अगर हनन करता है तो हम सीधा कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि आप अगर केरल में हो और आपको लगता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो मुझे जाना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन मैं सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो आप स्टेट में क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट के द्वारा भी आप अपील कर सकते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इस संविधान की आत्मा कहा है, जिसमें भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उचित संरक्षण देने के लिए महत्वपूर्ण कानूनी लेख यानी रिट की बात कही गई है। तो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। मौलिक अधिकारों की आत्मा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों की आत्मा क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन उठता है, तो इसी को हमें ध्यान से सुनना है और अपने एग्जाम में भी अच्छे तरीके से इसे लिखना है। जिस तरीके से बिना आत्मा के शरीर बेकार है, शरीर किसी काम का नहीं है, यानी अगर शरीर के अंदर आत्मा निकाल दी जाए तो शरीर क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। यानी जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है। अगर आत्मा निकाल दी जाए तो शरीर क्या है? बेकार, बेजान हो जाएगा। शरीर को हम किसी काम के रूप में नहीं ले सकते। ठीक उसी तरीके से अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकारों से संवैधानिक उपचारों को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो जो मूल अधिकार होगा वो बेजान हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो मौलिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता, मौलिक अधिकार बेकार हो जाएंगे। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीन जाए तो व्यक्ति सीधे कहाँ जाएगा? उच्च न्यायालय या तो सर्वोच्च न्यायालय। अगर उसको लगता है कि भैया मैं केरल में हूँ, कर्नाटक में हूँ, नहीं जा सकता, मेरे पास इतना पैसे नहीं है, तो मैं सीधा कहाँ जाऊंगा? उच्च न्यायालय जा सकता हूँ याचिका दायर करने के लिए। अगर आप दिल्ली में है, गाजियाबाद में है, तो आप बिल्कुल आसानी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपील कर सकते हैं। न्यायालय हमें हमारे अधिकार दिलाने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करता है। तो अब उसे हमें बेसिक से सुनना है और समझना है, आप उसे नोट भी कर लीजिएगा। पहला हम पढ़ेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया था। अब आपको यहां से सुनना और समझना भी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी शरीर को हमारे सामने पेश करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के जरिए न्यायालय गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सामने पेश करने का आदेश देता है। अगर न्यायालय को पता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से उसे पकड़ा गया है और उसे बेवजह गिरफ्तार किया गया है, तो न्यायालय उसे छोड़ने का आदेश देता है। ये था हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रमादेश यानी हम आज्ञा देते हैं। प्रमादेश लेख यानी हम आज्ञा देते हैं। प्रमादेश लेख के जरिए न्यायालय किसी संस्था को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश देता है। देखा जाए तो सरकारी संस्थान कह सकते हैं। अगर हम वहां देखते हैं कि भाई जितनी भी सह कर्मचारी हैं अगर सही तरीके से कार्य नहीं करती तो जनता वहां पे जाकर, यानी जनता क्या कर सकती है? न्यायालय में जाकर उनके बारे में बता सकती है, याचिका दायर कर सकती है कि जो संस्थान है वो अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे, तो जो न्यायालय है वो आदेश देती है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर कोई विश्वविद्यालय अपने किसी 5 विद्यार्थियों को डिग्री नहीं दे रहा या कोई संस्थान अपने कर्मचारियों
को बिना कारण बताए नौकरी से निकाल देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? न्यायालय करेगा। तो उस दशा में न्यायालय विश्वविद्यालय या संस्था को आदेश दे सकता है कि अब आपने अपने कर्तव्य का पालन करो और इस व्यक्ति को नौकरी दो, विद्यार्थियों को डिग्री दो। उसे नौकरी से क्यों निकाला, संस्था से कारण बताओ का नोटिस भी लिया जाता है। ये था हमारा परमादेश लेख। प्यारे बच्चों, अब हम बात करें कि प्रतिषेध लेख क्या है, यानी मना करना। अगर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को पता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य कर रहा है या किया है या कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो उसके अधिकार में नहीं आता, तो ऐसे में उच्च या सर्वोच्च न्यायालय उसे मना कर सकते हैं या रोक सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? प्रतिषेध लेख कहा जाता है, यानी मना कर देना। आपको यहाँ पे पानी की जगह यानी कर देना है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अधिकार प्रेक्षा यानी क्यों वारंट, यानी किस अधिकार से आपने मुझे गिरफ्तार किया गया है, किस अधिकार से आपने मुझे गिरफ्तार किया है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा काम कर दिया जिसका उसे अधिकार नहीं था तो न्यायालय उससे पूछ सकता है कि आपने यह काम किस अधिकार से किया है। इसे ही अधिकार प्रेक्षा कहते हैं। जैसे कि सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट की जो उम्र है। देखो, हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या बताया जाता है कि रिटायरमेंट के बाद अगर देखा जाए तो सरकार ये तय करेगी कि उस व्यक्ति को आगे बिठाना चाहिए कि नहीं बिठाना चाहिए। अगर वो गैर कानूनी तरीके से बैठे हुए हैं तो उनसे ये चीजें पूछी जा सकती है। लगभग 60 साल या 65 साल तक ये अवधि रहती है। अब कोई व्यक्ति इस उम्र के बाद भी अपनी नौकरी पर बना रहता है तो या आपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है, ऐसे में न्यायालय उससे पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बने हुए हैं। क्योंकि व्यक्ति का अगर देखा जाए तो उम्र खत्म हो जाता है, रिटायरमेंट आ जाता है। जैसे देखा जाए तो रिटायरमेंट हो जाने के बाद फिर भी उस पद पर वो बैठा है तो जो न्यायालय है उससे पूछ सकती है और न्यायालय उससे जबरदस्ती हटाने का भी आदेश दे सकता है। तो ये था कि उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उसी पद पर वो बैठे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि उत्प्रेक्षण लेख का मतलब क्या होता है। पूर्णतः सूचित किया जाता है। पूर्ण रूप से क्या किया जाता है? सूचित। अगर न्यायालय को यह लगता है कि किसी मुकदमे की सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय केंद्र में ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा, अधीनस्थ न्यायालय जो है वो केंद्र में ठीक तरीके से नहीं चला पा रहा या ठीक तरीके से किसी मुकदमे की सुनवाई भी नहीं कर पा रहा, तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से मुकदमा अपने पास ले लेता है। जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से क्या ले लिया जाता है? मुकदमा ले लिया जाता है कि अब हम लड़ेंगे मुकदमा, और सारे कागज अपने पास मंगा लेते और कहता है कि उस उत्प्रेक्षण लेख यानी पूरी तरह से सूचित करो। इसी को क्या कहा जाता है? पूरी तरीके से आप सूचित करो। क्या कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय को बोला जाता है कि सारे के सारे एविडेंस आप मुझे लाकर दो, यानी सूचित करो। अब इस मुकदमे की सुनवाई इस न्यायालय के साथ होगी। इस तरीके से संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। बिना संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बिना सारे के सारे अधिकार क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे राइट्स जो कि हम इसे समझ रहे हैं। आप कुछ मत कीजिए, बस आपको मेरी बातें ध्यान से सुनना है और लाइनों को पढ़ते जाना है, आपको जल्दी जल्दी समझ आएगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। कर्तव्य ऐसी जिम्मेदारियों को कहते हैं जो एक नागरिक को दूसरे नागरिकों के प्रति, देशवासियों के प्रति और देश के प्रति निभानी पड़ती है। हर अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा होता है। जैसे कि मुझे जीने का अधिकार है तो अब मेरा ये कर्तव्य है कि, या कह सकते हैं ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरे को भी जीने दूं, किसी दूसरे की जान ना लूं। अगर मैं अपना कर्तव्य तोड़ता हूं तो किसी दूसरे इंसान का अधिकार छीन सकता हूं। इसलिए कहते हैं जियो और जीने दो। देखो, हमें राष्ट्रीय गान का आदर सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का करना चाहिए। तो ये हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि अभी हमने जस्ट इसे पढ़ा और आपको इसे याद रखना है। अगर देखा जाए तो मौलिक जो कर्तव्य है उसमें 11 बातें लिखी गई है, लेकिन बस आपको यही याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आप इसे अपने नोटबुक में नोट कीजिए
और धीरे धीरे आप इसे याद करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बहुत आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा आपको। उससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में